कितने लोगों के पास नई चीज़ों का कंफ्यूजन है कि कहाँ से करें क्या करें? एग्रीकल्चर वाला और एग्रीकल्चर के अलावा और एग्रीकल्चर के नहीं है किसी के पास नोट्स या समझ नहीं आ रहा? और बाकी सब तो क्लियर है। इंडस्ट्रियल रीजन्स क्लियर है। इंडस्ट्रियल रीजन्स किए हुए हैं हमने पहले, और पर जिस तरह से इस बार प्री में आया है तो हो सकता है डिटेल में कोई चीज़ आ जाए, तो प्री में हमें इंडस्ट्रियल रीजन को कैसे तैयार करना है, अगर आप सेल्फ तैयार कर रहे हैं या उसको अपडेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसकी ये जो है राजस्थान बोर्ड का और सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी, आरबीएसई क्लास आई थिंक क्लास 11th में ही है, क्लास 11th में ही दे रखा है मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल रीजन। और एक जो अपने एग्रीकल्चर जुड़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर टाइप्स जोड़ दिए गए, एग्रीकल्चर टाइप्स, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर टाइप्स आपके क्लास 12th की किताब में मिल जाएंगे। हाँ, आरबीएसई में भी है और सीबीएसई में भी है, मतलब एनसीईआरटी में भी है और राजस्थान बोर्ड वाली में, दोनों का चैप्टर हल्का सा रीड कर लो तो वही सिंपल सी बातें हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसके इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग नाम, श्रीलंका में क्या कहते हैं, मलेशिया में क्या कहते हैं, वो सब जिस तरह का क्वेश्चन आज बना था उस तरह का, या फिर ट्रक फार्मिंग क्या होता है, गार्डन मार्केट गार्डनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो ये जो कृषि वाला चैप्टर है, कृषि के प्रकार विश्व भूगोल में, वो आपको क्लास 12th और इसकी 12th की सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में मिल जाएगा, कृषि के प्रकार। और औद्योगिक प्रदेश जो है इंडस्ट्रियल रीजन, वो राजस्थान बोर्ड की बुक में, और सीबीएसई वाली जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा क्लास 11th में ही शायद। और इसके अलावा और क्या जुड़ा है, इंडस्ट्रियल रीजन्स। इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट अभी जोड़ा है, एग्रीकल्चर में 6 मेन क्रॉप्स दी गई हैं आपके, 6 प्रमुख फसलें, चावल वगैरह वो सब जो हैं। तो इसके आप ऐसा करना, अपडेटेड नोट्स थोड़े दिनों में, एकदम से तो अटैक मत करना, नवीन जी को हार्ट अटैक आ जाएगा। थोड़े दिनों बाद नवीन जी से पूछ लेना कि हम अपडेटेड नोट्स जो हैं वो कहाँ से लें, क्योंकि ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट अपडेटेड नोट्स बन गए हैं। उनमें क्या, जैसे प्रिंट टाइप तो किए हुए हैं, बीच बीच में जैसे जैसे बच्चे रीड करते पता चलता है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वो सब रिफाइन हो जाए फिर आप लेना, इसलिए कह रहे हो थोड़े दिनों बाद लेना। तो अभी एक आध हफ्ते बाद, अभी तो वैसे ही नेक्स्ट टेस्ट है आपका किसी और सब्जेक्ट का, उस पर थोड़ा ध्यान दे दो। उसके बाद अपडेटेड नोट्स आप ले लेना ज्योग्राफी के, वर्ल्ड के और इंडियन के। वर्ल्ड के शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वर्ल्ड हमने बहुत बड़ा पोथा भरा है तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें आपकी माउंटेन प्लेटो वगैरह मेन जो सिलेबस में दिखा हुआ है बस वही करना है, इधर उधर देखना ही नहीं। जल संधियाँ छोड़ देना, स्ट्रेट छोड़ देना, और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी की हुई है वो छोड़ देना। और किसी दिन अगर हो सका, वैसे तो इंडस्ट्रियल रीजन्स के आपको नोट्स दे दूंगी मैं, फिर भी इंडस्ट्रियल रीजन किसी दिन हम शॉर्ट में कभी डिस्कस कर लेंगे, अगर मेरी और कोई डिस्कशन क्लास होती है तो उसमें इंडस्ट्रियल रीजन्स में आपके वर्ल्ड के जो पूछे जाते हैं उसमें यूरोप, यूके, यूरोप में मेनली कौन से, जर्मनी और फ्रांस, यूरोप में जर्मनी और फ्रांस और यूके, और नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, और एशिया में जापान और चाइना। बस ये 6 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके आपको इंडस्ट्रियल रीजन याद होने चाहिए, क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं। जापान लिख लीजिए, जापान, चाइना, जापान, चीन, यूके, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए। पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक राजस्थान इसने लिए हैं, क्या कहते हैं, आरपीएससी ने, उनमें इन्हीं कंट्रीज के पूछे गए। आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हो तो किंकी प्रदेश, क्यूशू प्रदेश, ये जो जापान के प्रदेश है यही पूछे जाते हैं, और जापान में कुल मिला के 4 ही इंडस्ट्रियल रीजन है, ज़्यादा है भी नहीं, तो वो भी कर लिया आपने तो आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रीजन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत शॉर्ट है। जैसे आपने सुना होगा रूर घाटी के बारे में, रूर वैली, आपने लॉरेन सार प्रदेश के बारे में सुना होगा, अल्साज लॉरेन सार प्रदेश, और आपने सुना होगा यूके में लंकाशायर, है ना। सो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बर्मिंगम, वेस्ट मिडलैंड, सिंपल आते हैं, तो वो डील कर सकते हो आप, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत ईजी है वो। तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन कवर हो जाएगा। और आपके शायद कोई ऐसे कुछ नया नहीं है, आपके इंडियन ज्योग्राफी में मॉनसून इस बार जुड़ा है, सो डोंट टेक मॉनसून लाइटली, बिकॉज मॉनसून जो आपने किया है वो पहले आपने उसके हिसाब से किया था, मेंस के हिसाब से। तो मेंस के हिसाब से हम कई सारी छोटी छोटी चीज़ें छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी चिंदी चीज़ें पूछी नहीं जाती, बट प्री में तो सब कुछ पूछ सकते हैं। तो प्री में आपको किसी भी साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है,
और आपको बोल सकते हैं ये साइंटिस्ट जो है मॉनसून से रिलेटेड है कि नहीं है। मेजर साइंटिस्ट तो हमने किए हैं, फ्लोन किए हैं और उन सब के नाम MTN और उन सब के नाम हमने देखे हैं। फिर भी अगर एक्स्ट्रा साइंटिस्ट के नाम आ जाए, कोई भी नाम, रामास्वामी, कृष्णस्वामी, कृष्णमूर्ति, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो साइंटिस्ट है भी कि नहीं है। तो ये चीज़ जो है इसके भी नोट्स हैं, या तो अपडेटेड नोट्स जो आपको मिलेंगे उसमें मैंने नोट्स में डाल दिए। जितने भी साइंटिस्ट के नाम राजस्थान बोर्ड की किताब में थे और जितने भी CBSE बोर्ड की, NCERT में तो कोई नाम खास थे नहीं, राजस्थान बोर्ड की बुक में जो नाम थे वो मैंने जोड़ दिए हैं आपके अपडेटेड नोट्स में। फिर भी जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, जो इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करते स्टूडेंट्स, वो भी अपने आप तैयार कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की एक तो 11वीं क्लास की किताब है, उसमें मानसून का चैप्टर दे रखा है। 11th क्लास ज्योग्राफी मानसून चैप्टर, वो रीड कर लेना। उसमें जितने साइंटिस्ट का नाम है उतना तो नाम आना ही चाहिए, स्पेट का नाम, फ्लोन का नाम। तो एक तो राजस्थान बोर्ड की क्लास 11th की बुक में, और शायद राजस्थान बोर्ड की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, या तो 8वीं, मेरे ख्याल से 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में, या फिर 9th में, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 8वीं क्लास में ही है मेरे ख्याल से। 2-4 साइंटिस्ट का और नाम है 8th क्लास की किताब में। बस वो जोड़े और अपना चैप्टर कंप्लीट। तो मॉनसून भी आप इजीली डील कर सकते हो। मॉनसून के साथ आपके एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन डाला गया है सिलेबस में। वार्षिक वर्षा का वितरण, वार्षिक वर्षा का वितरण वैसे हमने मेंस के हिसाब से किया है और वही चीज़ें सेम आएंगी। सिर्फ ये वार्षिक वर्षा के वितरण में कुछ एक नई चीज़ें जो हैं जो पूछी जा सकती हैं। अभी कुछ समय पहले मौसम विभाग जो है भारत का, उसने मानसून के आगमन की तिथि, अराइवल ऑफ मानसून की डेट्स को चेंज किया है। तो एक तो वो अपडेटेड डेट्स पता होनी चाहिए आपको। आगमन की तिथि में परिवर्तन हुआ है तो रिट्रीवल, मानसून जब लौटता है उसकी डेट्स में भी चेंजेस आए। तो वो डेट में जो चेंजेस हैं वो करंट का भी हो गया टॉपिक, और एक तरह से आपके रेनफॉल दे रखा है तो उसका भी टॉपिक हो गया। उसके अलावा आपको वार्षिक वर्षा में क्या करना है, 2-4 चीजें तो अभी आएंगी, फैक्ट्स आ जाएंगे। आज जो वर्षा वाला था उसमें आपका कवर हो जाएगा। जैसे राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून। मानसून में जो अनियमितता होती है या परिवर्तनशीलता होती है, कभी ज़्यादा बारिश कभी कम बारिश, ये कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, लो रेनफॉल वाले रीजन्स में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसून में अनियमितता ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में अगर थोड़े से कुछ 1-8 सेंटीमीटर कम भी होती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कुछ क्षेत्रों में 15 सेंटीमीटर से भी कम, वहाँ अगर बारिश कम हो और भी कम हो जाए तो हमारे तो अकाल पड़ जाएगा, सूखे की स्थिति बन जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ पर या वेस्टर्न राजस्थान और राजस्थान वाले शुष्क क्षेत्रों में जितनी कम बारिश उतना ज़्यादा मानसून में या वर्षा में अनियमितता। कितनी भी लो रेनफॉल होगी, जितना भी लो रेनफॉल उतना हाई वेरिएबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा अनियमितता। ये रूल आपको याद रखना है तो आपको क्लियर रहेगा। और वर्षा का बेसिक नेचर हमने पहले किया है कि हमारे रेनफॉल का जो है फीचर्स क्या है। कोस्ट से बढ़ती दूरी के साथ अंदर की तरफ जाने पर रेनफॉल कम होती है और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर भी वर्षा कम होती है। तो 2-4 स्थानों के अगर आपको नाम दे रखे हो, कोलकाता, पटना, प्रयागराज, दिल्ली, तो आप सीक्वेंस से अरेंज कर सकते हैं कि कहाँ कम बारिश होगी और कहाँ ज़्यादा बारिश होगी। तो ये सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये सब आपको इजीली हो जाएंगी सारी चीज़ें। अपडेटेड नोट्स में कई सारी चीज़ें होंगी और जो लोग अपनी सेल्फ तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि सब कुछ आपके NCERT की और राजस्थान बोर्ड की किताबों में दे रखा है। उन्हीं में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई आपसे कोई नई थ्योरी नहीं पूछ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इजी और हो जाएगा आप लोगों का सबका, बिल्कुल टेंशन मत लो। और पर्वत पठार वगैरह जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दे रखे हैं उनमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल सबकी हाईएस्ट पीक कर लो, सभी कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटियां, सभी महाद्वीपों की सबसे लंबी और प्रमुख नदियां, सभी महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें और नदियां, झीलें, पठार, प्लेटो। पठार भी, प्लेटो में भी कुछ मेन जो पठार हैं बस वही देखने, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाए।